नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हाँ, 18 स्वदेश की एक खास मुहिम जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़े। इस शो की खास बात यह है कि आप ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं हमसे, बल्कि शेयर बाजार को समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में आपको इसकी समझाइश दी जाती है। इस शो में हमारे साथ दर्शकों के सवाल तो होते ही होते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो आपको आपके सवाल के अनुसार जवाब देते हैं और तमाम तरह के नुस्खे और निवेश मंत्र देते हैं जो शेयर बाजार में आपके सफर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और हमारे साथ कुछ दर्शक जो कि यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ रहे हैं उनकी ओर मैं जाना चाहती हूँ। और अक्षय, आरवीएनएल में सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आलोकनाथ मौर्य। इन्होंने हमें मतलब कोई बाइंग प्राइस नहीं दिया है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी नहीं दी है, बस आरवीएनएल में क्या करना चाहिए। किसी को अगर इस वक्त खरीदारी करनी हो तो आप किस तरह की सलाह दे पाएंगे अक्षय? तो आरबीएनएल में जो प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बड़े रेंज में सीमित है और जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है वो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बेस है। 510 520 अप्रोक्सीमेटली एक सपोर्ट बेस है जहां से बार बार आरबीएनएल उछलता है। ऊपरी स्तर में 610 620 के आसपास आता है तो वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। तो ये जो एक्टिविटी है प्राइस में, गए हम 1.5-2 महीने के ऊपर से ये प्राइस स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं। अभी तक तो कोई मेजर बाइंग के संकेत तो नहीं बन पा रहे, पर जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह है क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी भी काफी मजबूत है। 477 ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि मोमेंटम है नहीं स्टॉक में। टेक्निकल्स में मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। तो 550 ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से मोमेंटम लौट के आ सकता है स्क्रिप्ट में और इन दैट केस स्टॉक 620 के आसपास चल सकता है। तो बाइंग कंडीशनल है, 550 क्रॉस करने दे। अगर है तो स्टॉप लॉस 477 का बना के आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। और हमने रेलवे काउंटर्स में देखा है कि किस तरह से जो है वो करेक्शन नज़र आया, लेकिन एक बेहतर रणनीति आपको सामने रखते हुए चलिए। एक हमारे दर्शक हैं गौरव त्यागी और इन्होंने सवाल पूछा है कि कोल इंडिया के शेयर को क्या करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोल इंडिया लंबी अवधि के नज़रिए से इन स्तरों पे खरीदारी करना चाहते हैं हमारे दर्शक। गौरव हैं सोनीपत से, बताइए क्या राय होगी इनको। देखिए, लंबी अवधि का मतलब प्रशांत अगर 12 16 18 महीने या उससे अधिक है तो अनिवार्य होगा खरीदारी करना। और डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, बुनियादी तर्क के आधार पर कोल इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। 600 रुपए के आसपास के बहुत ही साधारण से न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है और कोयले की जो क्वालिटी बाहर निकल रही है वो भी काफी अच्छी है, जिससे इनको अपने ई ऑक्शन के द्वारा मुनाफा में जो रियलाइजेशन होता है वो भी अच्छा होता है। तो 600 रुपए के लक्ष्यांक के बुनियादी तर्क के आधार पर अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आएंगे तो उसको और भी परिवर्तन करेंगे ऊपर के तरफ। कुल अहम लेवल्स दे दिए गए हैं आपको गौरंग जी के तरफ से कोल इंडिया पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। तो व्हाट्सएप पर दरअसल सवाल आया था इनका। ठीक है, सवाल तो आया ही था, साथ ही साथ लाइव कॉल पर भी जुड़ चुके हैं। हरिद्वार से राहुल सोम जी हमारे साथ शामिल है। राहुल जी नमस्कार, बताइए। यस, नमस्कार सर। बताइए राहुल जी। सर मेरा टैक्स मोरेल के शेयर हैं 886 के आसपास जी। 234 रुपए की खरीद के हैं सर जी। और आपका नजर है क्या? तो ये पूछना था सर, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है ठीक है। गौरंग जी आपके पास ही आना चाहूँगा। टैक्स मैको एक और रेलवे स्टॉक यहाँ पर देखें तो इनकी खरीदारी से थोड़ा सा नीचे टूटता हुआ तो नज़र आ रहा है। अगर इसे हम जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से तो 30% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या इसकी वैल्यूएशन वाइज या यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिवनेस नज़र आ रहा है स्टॉक में? यश, मेरे ख्याल से रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर्स, इन सभी में हमने 15 20 30 35 40% के आसपास की गिरावट सर्वोच्च स्तर से आती हुई दिखी है।
लेकिन जब आप गिरावट देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये भी अनिवार्य होगा कि पिछले साल 1.5 साल में ये कितने चले। तो कुछ स्टॉक्स रक्षा और रेलवे क्षेत्र में से 50, 100, 150, 200 या उससे अधिक चल भी चुके थे, और ऐसे चलने के पश्चात मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आए, निचला स्तर बने, ये अनिवार्य है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए पहले तो आपने जो शेयर में निवेश किया है उसका भविष्य कैसा है, और दूसरी बात आपके पास समय सीमा कितनी लंबी है। अब मुझे नहीं पता है इनकी समय सीमा क्या है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और रेलवे क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में नजरिया कम से कम 2-2.5 साल या उससे अधिक होना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बता रहा था। ये इसलिए क्योंकि लंबा समय लगता है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ये दोनों ही क्षेत्र में अगर आप किसी भी सरकारी कंपनी में निवेशित है या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी में निवेशित है, भविष्य बहुत उज्जवल लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, नई गति से तेज तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत तो लॉन्च हो चुकी है। बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मुंबई में मेरे ख्याल से आने वाले कुछ समय में आपको चलती हुई नजर आएगी। रेलवे ट्रैक्स यानी कि रेल पटरी का आधुनिकीकरण करने आ जा रहा है, जिससे और तीव्र गति से ट्रेन चले, और नेटवर्क बढ़ा रहा है। तो ये पूरा अगर समीकरण में देखता हूं तो ये दोनों क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छी लगती है। ऑर्डर बुक अच्छी है और मजबूत है, और नतीजे भी अच्छे आने के अनुमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए सुधीर श्रीवास्तव का सवाल हम लेंगे। और अक्षय, टाटा स्टील में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 680। हमारे पास इनका टाइम फ्रेम का कोई अंदाज़ा नहीं है, बट माफ़ कीजिएगा 4360 है इनकी बाइंग प्राइस। 680 तो उनकी क्वांटिटी है, 4360 इनकी बाइंग प्राइस है। और राइट, बताइएगा चार्ट्स के मुताबिक क्या फ़िलहाल थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में लग रहा है क्या आपको टाटा स्टील? ओवरबॉट तो थोड़ा सा है, और मेटल्स में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रुझान हमने लेटली देखा हुआ है। अभी मेरे हिसाब से चाइना का मार्केट हफ्ता भर क्लोज रहने के चलते ज़्यादा आपको बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम शायद ना मिले, बट प्राइस स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं है। जो रिकवरी हमने लेटली देखी है अच्छी रिवर्सल है, और मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छा आगे चल के मोमेंटम मिल सकता है। मेरे हिसाब से 40 का रेट में अगर आपने खरीदा है तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, और इतना बेहतरीन रेट मिला आपको तो शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म के व्यू से आपको होल्ड करना बनता है। कम से कम मेरा टेक्निकल प्रोजेक्शन है, अगर आप ये समय दे थोड़ा मिनिमम 1 ईयर का होल्डिंग, तो जो ऑल टाइम हाई का स्तर था करीबन 185, ये लेवल छू सकता है स्टॉक, बस समय देना पड़ेगा। तो 185 ये इनिशियल टारगेट प्रोजेक्शन है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करेंगे तो 185 या उसके ऊपर भी स्टॉक चल सकता है। तो होल्ड करने की राय रखूंगा टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विजेंद्र कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं विजेंद्र, मैं तिरमुई से बात कर रहा हूं। जी बताएं क्या स्टॉक लिया हुआ है आपने, किस भाव पे लिया हुआ है, और नजरिया बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक को। जी मेरे पास इरिडा के 150 शेयर हैं। मैंने इसको 231 रुपए के भाव पे काफी टाइम पहले परचेज कर लिया था। तो अभी मेरे को जो एक्सपर्ट है मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसको अभी वर्तमान जिस प्रकार से शेयर मार्केट विजेंद्र जी इरिडा आपने जो हमको भेजा है बाइंग प्राइस वो 181 का भेजा। हाँ 181 ठीक है। तो पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने अच्छे स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है और अच्छा खासा मुनाफा आपको होता हुआ। एक बार फिर मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि कितना समय दे सकते हैं आप? तो मुझे सर 3 से 4 महीने का बताएं कि इसमें मैं होल्ड करूं या शेयर करूं। ठीक है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 181 की इनकी बाइंग है, हालांकि शेयरों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन मुनाफा यहां पर होता हुआ 3 से 4 महीने का नजरिया चाहते हैं इरेडा पर। बताइए क्या सलाह होगी इनको?
इरिडा का जो स्टॉक है उसमें गए 3 महीने से मोमेंटम ज्यादा नहीं बन पा रहा है। वॉल्यूम्स काफी धीमी गति से बढ़त ले रही है और स्टॉक का कहीं ना कहीं सपोर्ट, नए सपोर्ट बनाने की खोज में है। तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 230 से लेके 240 का जो एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने 4 महीने पहले देखा था स्टॉक में, जहां स्टॉक 200 से लेके 300 का एक ही महीने में जो है पूरा जर्नी कवर करा था। तो 200 ओवरऑल एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर आपका और 3 से 4 महीने का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक एक रेंज में या डल ट्रेड हो सकता है, बट होल्ड करना बनता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप बन रहा है प्राइस चार्ट्स पे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक वापस 280 290 का स्तर 3 महीने के अंदर छू सकता है। तो आप बने रहिए, होल्ड कीजिए, एवरेज कर सकते हैं तो आप 220 और 230 के रेंज में धीरे धीरे एवरेज भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा करीबन 185 का और टारगेट एरिया 290 से 300 का होगा। जी बिल्कुल, नीचे की तरफ 185 का अहम लेवल, ऊपर की तरफ 290 का टारगेट रख सकते हैं। अक्षय जी की सलाह इरिडा पर। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे साथ दिल्ली से सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग, बताएं। सर मेरे पे, हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ सर, मेरे को ओला इलेक्ट्रिक के 2117 शेयर है जी, 111 के भाव से जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को ऑलरेडी लॉस हो रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे बना रहूँ या निकल जाऊँ या एवरेज कर लूँ, एवरेज करके निकलूँ? जी बिल्कुल। और आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हैं या आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करना चाहते हैं इसे? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म के, ठीक है। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर इनकी खरीदारी है 111 रुपये से, वहाँ से स्टॉक कुछ 7 से 8% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक जैसे ही लिस्टिंग हुई थी स्टॉक दरअसल अच्छे से ऊपर भागा था, लेकिन हाई से देखे तो वहाँ से कुछ 30% टूट चुका है अब। तो यहाँ पर इतना गिरने के बाद थोड़ा ओवरसोल्ड सा नज़र आता है। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि अगर नीचे की तरफ और जाए तो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इनका सवाल ये भी था कि यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग करना चाहिए, थोड़ा और खरीदारी करना चाहिए या नहीं? थोड़ा लिमिटेशन कि जो ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस चार्ट्स का डेटा है तो लिमिटेड है, बट जिस डेटा मेरे सामने है उस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे एक हल्का सा रिकवरी वाला रैली जरूर आपको मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक में, पर फ्रेश खरीदारी तो करने की राय नहीं बनेगी। अगर आपको कुछ भी खरीदना है ओला इलेक्ट्रिक में तो जहां ये आईपीओ के बाद जहां ओपन हुआ था स्टॉक करीबन 80-85 के आसपास, अगर आगे जाके कभी भी आपको ये रेट्स मिलते हैं वहां पे आप एक बार टेक्निकल बेसिस पे बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 70। यहां से अगर यही स्तर से रिकवर होता है और डिप 80 तक ना मिले तो स्टॉक में 120-125 तक रिकवरी मिल सकती है। तो आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा 120-125 के आसपास एक बार अपना मुनाफा बांध ले या एग्जिट ले ले। बाकी एवरेजिंग करना है तो लेवल्स है 80 से 85 का। जरीना पठान हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार जरीना जी, कहां से बोल रही हैं? मैम मेरे पास जोमेटो के 222 के भाव के 100 शेयर्स है और मेरा नजर है 1 से 2 महीने तक का है, तो क्या राय होगी इसमें? 272 कहा ना आपने? हाँ 272 के भाव से मेरे पास 100 शेयर है। ओके गौरांग, आपके रडार पे है स्टॉक? बहुत लंबे समय से है कविता, जब से ये लिस्ट हुआ नहीं था तब भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और लिस्टिंग के पश्चात एक अच्छा इतिहास इसने बनाया है। तो जरीना जी को मैं कहूंगा अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। पूछना चाहती हूँ मैं गौरांग एक बार, जरीना जी कितने समय तक होल्ड करना चाहती हैं आप? जरीना जी कब तक, कितने समय तक रुकना चाहते हैं? 2 से 3 महीने। ठीक है ठीक है। हाँ गौरांग, कुछ क्लैरिटी आती हुई 2 से 3 महीने का इनका समय है। हालांकि जो कमजोरी है हम लोग लगातार 5th सेशन में फैलती हुई देख रहे हैं। बहरहाल नजरिया 3 महीनों का पकड़ के चलें तो देखिए, अगर ये समय सीमा बढ़ा सकते हैं तो अनिवार्य होगा, क्योंकि 350-350 तक जा सकता है ये। निरंतर हमने नतीजों में बहुत अच्छा सुधार देखा है और स्विगी की तुलना में जोमेटो एक
बहुत बड़ी कंपनी है। ऑर्डर साइज देख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल्स देख लीजिए, या फिर जो यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की भी अगर आप बात करें तो जोमेटो आउट परफॉर्म करता है स्विगी को। स्विगी का आईपीओ आने वाला है अक्टूबर में, ऐसी कुछ बातें सुनी थी लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के कविता हमें लग रहा है कि 325 350 तक जा सकता है, बशर्ते कि जरीना जी के पास समय की कोई पाबंदी नहीं हो। अगर 2-3 महीने के लिए इनको निवेशित रहना है तो मैं सक्षम रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा लगता है। अगर थोड़ी सी बढ़ा पाएंगी तो आपको जरूर इसमें रुकने की सलाह दी जा रही है जोमेटो में। व्हाट्सएप से भी कुछ सवाल आए हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अनिल कुमार जी का सवाल है व्हाट्सएप पर, HDFC बैंक पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने खरीदारी की हुई है 1640 के स्तर पे 100 शेयर इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव से लगभग 100 रुपया ऊपर शेयर और उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ, हालांकि उन्होंने नजरिया यहां पर नहीं दिया है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। HDFC बैंक दिग्गज बैंक, और हमने कल के मार्केट में देखा था कि जो बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था दिग्गजों का, वो जो है वो कंट्रीब्यूशन नदारद रहा। आज भी हम एक थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अग्रणी बैंक है, इनके स्तरों की जो खरीदारी है 1640 के स्तर की, तो बताइए ज़रा मीडियम टू लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नज़रिया क्या आपका कहता है? जी, तो HDFC बैंक ने ये महीने में जो है, पिछले महीने में रादर एक रेजिस्टेंस को छुआ है जो करीबन 1780 से लेके 1800 के आसपास है। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म है तो ये लेवल महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से जो है स्टॉक में हल्का सा करेक्शन या साइडवेज कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं, वो फेज आपको देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लेवल्स बनेंगे 1700, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, सपोर्ट बेस रहेगा, और 1780 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। बाकी टेक्निकली लॉन्ग टर्म जहाँ पे मिनिमम 1 साल का आपका होल्डिंग का होराइजन हो, तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। शॉर्ट टर्म में चॉपीनेस है, बट ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है, शायद स्टॉक 1950 से 2000 पार करने की तैयारी कर रहा है, तो होल्ड करने की राय है। अगर शॉर्ट टर्म है तो एक रेंज बाउंड सिनेरियो डेवलप हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह HDFC बैंक पर। इसी के साथ हम अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार, बताइए। सर, मेरे पास में NHPC के शेयर हैं, 2 महीने पहले मैंने लिए थे 100 रुपए के रेट पर जी। तो मेरे पास 6000 शेयर है उसके। ठीक है, तो मैं वो अप्रैल तक रखना चाहता हूँ, अप्रैल 25 तक। तो क्या आपकी राय है इसमें? अभी लॉस बुक करके निकल जाऊं या मैं अभी रुक सकता हूँ? ठीक है, अक्षय जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनकी एक्चुअली होल्डिंग पीरियड अप्रैल तक ही है, उस तक या उसके पहले तक ये निकल भी सकते हैं। अगर अभी भी यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है तो यहाँ पर अभी भी एग्जिट कर सकते हैं। NHPC कैसा लग रहा है? वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ शायद 1 महीने से तो थोड़ा साइडवेज नज़र आ रहा है गिरावट के बाद। यहाँ पर क्या गिरावट के बाद अब बेस बन रहा है, यहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि कई सेशन से ये साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत ही मजबूत है NHPC के, तो लॉन्ग टर्म कम से कम आपको 1 साल तो होल्ड करना पड़ेगा। बाकी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बिकवाली जरूर देखने को मिली है 115 से लेके 95 तक। एक्सपेक्टेशन है कि शायद 90 के आसपास एक सपोर्ट बनाए स्टॉक। तो अभी 95 है तो 10 रुपए प्लस माइनस और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट रेट से। टाइम देना पड़ेगा आपको ये ट्रेड में। तो एवरेज करने के लिए अगर आप ओपन है तो 90 के आसपास आए स्टॉक, तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा मानना है कि आप होल्ड करें स्टॉक को। 80 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और थोड़ा सा लंबी अवधि से आप होल्ड करेंगे तो स्टॉक वापस 120 जो इसका ऑल टाइम हाई था या स्विंग हाई था वो टेस्ट कर सकता है, और वो भी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी आगे जाके हाई रहेगी, जिसके बाद स्टॉक 140 तक छू सकता है और रुके रहना है NHPC में। ये अक्षय की राय है। दीपक सिंह का मैं सवाल लूंगी। दीपक सिंह आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सर? सर मैडम जी, मेरे पास 100 शेयर है 1575 में अडानी पोर्ट के। ओके सर। तो वो सर मैडम वो 1620 तक गया, मैं क्या करूँ? बेच दूं या होल्ड करूँ? कितने दिन? सर कितना रुकना चाहेंगे? क्या मन है आपका रुकने का?
मैडम मैं तो कम से कम 5-6 महीने और रुक जाऊंगा। 5-6 महीने और रुक जाएंगे। चलिए बताते हैं, यहाँ पे घाटा तो आपको हो रहा है। गौरांग, कंपनी तो काफी सक्षम और मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आने वाले समय में हमारा भारतवर्ष देश अगर उत्पादन क्षमता बढ़ती है और बड़ा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बनता है तो आपको अनिवार्य होगा कि पोर्ट लॉजिस्टिक कंटेनर हैंडलिंग की कंपनियों की बहुत ही जरूरत होगी, अनिवार्य है। सरकार नए बंदरगाह भी खोलने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अनुमानित कामकाज बढ़ेगा उसके आधार पर। अब दिक्कत यह है कि इनके पास समय सीमा को लेकर के बहुत ही छोटी अवधि है और हम सक्षम नहीं है उस छोटी अवधि में किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। लेकिन इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि पाबंदी नहीं समय सीमा की तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंपनी का भविष्य कामकाज को लेकर के काफी अच्छा लगता है। जरिया इन तमाम स्टॉक्स पे चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। पावर शेयरों को लेकर अक्षय हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन पावर शेयरों पर नजरिया चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, ये पूछ रहे हैं, बताएं। जी, लॉन्ग टर्म आउटलुक पावर क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में काफी पैरामीटर्स अगर आप टेक्निकल्स पे देखें तो स्टॉक्स ओवरबॉट रहेंगे। तो अगर ये पॉइंट पे अगर आप कोई भी बाय करने की राय में दूंगा या आप बाय करें कोई भी पावर स्टॉक, तो आप समय दे ट्रेड में कम से कम 6 मंथ्स का होल्डिंग होना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल सेटअप्स मुझे स्टॉक के पसंद है, सबसे बेहतरीन रहेगा टाटा पावर, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 483। स्टॉक ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है 460 के स्तर पे, तो अगर ये स्टॉक मौका भी देता है 460 पे तो आप और ऐड भी कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक 525 से लेके 540 ये 2 टारगेट क्या एरिया छू सकता है, तो उसकी आप तैयारी करें और बाय करें। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 425 का। और दूसरा स्टॉक अगर पावर क्षेत्र में आपको बाय करना है तो वो पावर ग्रिड रहेगा। तो पावर ग्रिड में भी जो है चाल धीमी गति से है, बट ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म नजरिए से बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे मेरा टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 390 से लेके 400 तक है। तो एक्यूमुलेट करें 360 से लेके 330 के रेंज में, क्योंकि इमीडिएट में तो कोई मोमेंटम ट्रिगर नहीं है चार्ट बेसिस पे कि स्टॉक यहाँ से भाग जाएगा। तो आपको एक्यूमुलेट करना है समय के साथ और 300 के नीचे स्टॉप लॉस बना के 400 के आसपास टारगेट का एरिया आपका बनेगा पावर ग्रिड में। ये है नजरिया पावर ग्रिड पे, पावर शेयरों पर बुलिश नजरिया लॉन्गर टर्म के हिसाब से। अक्षय जरा अपना डिस्क्लोजर दे दें। जी, तो प्रशांत, जो स्टॉक्स हमने आज शो पे डिस्कस करे हैं, कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को भी रेकमेंड किए रहेंगे। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं स्टॉक मार्केट्स में। डिस्क्लोजर देते जाएं। धन्यवाद प्रशांत जी आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अक्षय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शेयर बाजार सबका अधिकार में फिलहाल मुझे और मेरे दोनों सहयोगियों को दीजिए इजाजत, और इन सब के बीच में एक्शन जो है वो ईटी नाउ स्वदेश पर दिन भर जारी रहेगा।